हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 और यह टेक्स्ट बुक में तीसरा अध्याय है राज्य शासन कैसे काम करता है। और यह अध्याय में पेज नंबर 37 से 40 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। और यह वीडियो आपका एथिक्स वाला माइंड डेवलप करने में मदद करेगा, लेकिन पूर्व शर्त यह है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। ओके। और यह अध्याय का हमारा तीसरा पार्ट है। अभी तक आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप फाइंड करके हमारा यह वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक तीसरा अध्याय है राज्य शासन कैसे काम करता है। और यह हमारा तीसरा पार्ट है। कौन सा? तीसरा पार्ट। और तीसरे पार्ट में एक प्रेस नोट से हम स्टार्ट करते हैं कि सरकार ने कचरे की सुध ली, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। पालमपुर से रवि आहूजा। यानी कि यह अध्याय में एक प्रेस नोट दी है और प्रेस नोट को यहां टाइपिंग करके मैंने आपके सामने रखा है और यहां छोटे अक्षर में है। यही प्रेस नोट मैं आपके सामने पढ़ता हूं। देखो, सरकार ने कचरे की सुध ली, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। पालमपुर से रवि आहूजा। आपने भी न्यूज एंकर को इसी तरह बोलते देखा होगा, देखा है ना। ओके, क्या प्रेस नोट है? पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। प्रेस रिपोर्टर्स ने सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। मौत क्यों हुई है? हैजे की बीमारी की वजह से। और इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है कि सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पीने के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। यानी कि प्रेस वार्ता में यह स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। यानी कि सरकार ने तो अपना कार्य किया है। और सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। हैजे की बीमारी दोस्तों गंदे पानी से ही फैलती है, इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पीने के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की भी है कि किन उपायों द्वारा हैजे से बचाया जा सकता है। यानी कि एक जन अभियान जन भागीदारी के जरिए चलाया जाएगा कि जिसकी वजह से हैजे की बीमारी के बारे में लोगों में अवेयरनेस आए। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे। एक पत्रकार ने एक और भी क्वेश्चन पूछ लिया कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे। तो यहाँ से एक टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया गया है, हैजे को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए 2 उपाय लिखिए। तो आपको उत्तर लिखना है कि सरकार ने साफ सफाई के लिए और स्वच्छ पानी के लिए आश्वासन दिए। सरकार द्वारा ऐसी समितियां बनाई गई जो हर जिले में जाकर सारी व्यवस्थाएं करे और उनकी देखरेख भी करे और कोई दिक्कत हो तो सरकार तक पहुंचाइए। एक बार फिर से क्वेश्चन और आंसर पढ़ लेते हैं कि हैजे को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए 2 उपाय लिखिए। आपको उत्तर लिखना है कि सरकार ने साफ सफाई के लिए और स्वच्छ पानी के लिए आश्वासन दिए। सरकार द्वारा ऐसी समितियां बनाई गई जो हर जिले में जाकर सारी व्यवस्थाएं करे और उनकी देखरेख भी करे और कोई दिक्कत हो तो सरकार तक पहुंचाइए। इसी तरह आपको उत्तर लिखना चाहिए।
जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में है, जैसा कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्यवाही करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसा कि लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग। यानी कि राज्य में कोई भी प्रॉब्लम पैदा होता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार विभिन्न विभागों की सहायता लेती है। इनमें लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग भी हो सकता है। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है। किसको? जिसकी सरकार होती है या सरकार के मंत्री या मुख्यमंत्री को विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर भी देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसा कि प्रेस वार्ता आयोजित करना। यानी कि सरकार जो भी लोगों के प्रॉब्लम्स है, समस्याएं है, उनके उत्तर प्रेस वार्ता के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं कि सरकार ने आखिर क्या क्या कदम उठाए हैं। एक क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में कि प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है। प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है। क्वेश्चन क्या है कि प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है। प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है। तो यह क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना चाहिए कि प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है सरकार द्वारा की जाने वाली योजनाओं और विभिन्न मसलों को जनता तक पहुंचाना। अखबारों के संवाददाता सरकार से अनेक प्रश्न पूछते हैं। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करती है और सारी खबर पूरी दुनिया तक पहुंचती है। यानी कि समाचार पत्रों के जरिए सरकार द्वारा दिए गए उत्तर जनता तक पहुंच जाते हैं। एक बार फिर से उत्तर पढ़ लेते हैं कि प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा की जाने वाली योजनाओं और विभिन्न मसलों को जनता तक पहुंचाना है। अखबारों के संवाददाता सरकार से अनेक प्रश्न पूछते हैं, यानी कि जनता का प्रतिनिधित्व यह संवाददाता करते हैं, प्रेस रिपोर्टर्स करते हैं, और इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करती है और सारी खबर पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। यहाँ जैसे हैजे की बीमारी सामने आई तो सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यानी कि ऐसे विषय जो राज्य सूची में शामिल है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय शामिल है, उनके बारे में एक अलग से वीडियो हमने बनाया है, हमारी चैनल पर अवेलेबल है, आपकी जरूरत के लिहाज से देख सकते हैं। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो, यानी कि सुलभ शौचालय। वर्तमान में आप किसी बड़े सिटी में गए होंगे तो सुलभ शौचालय आपने पढ़ा भी होगा। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से विषय में संसद कानून बनाती है, कौन कौन से विषय में राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में जो विषय शामिल है उन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन यदि संसद ने इसी विषय पर कानून बना दिया तो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून है वो कैंसल माना जाएगा। ओके, तो यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो, क्योंकि हैजे की बीमारी न फैले, हैजे जैसी कोई और बीमारी भी न फैले। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जा सकता है।
इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं और संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे कक्षा 8 में। लोकतंत्र में विधायकों यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। यहाँ दोस्तों हमारे संविधान से जुड़ी हुई बात हमें यहाँ दर्शाई गई है कि लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। और यहाँ कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है तो कुल विधानसभा सीटों में से कितने प्रतिशत सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है, वो भी एक क्राइटेरिया तय किया गया है। ये कितने प्रतिशत है, ओके, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं, जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, और इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं, लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने के लिए या तो सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। और यहाँ एक टेबल दिया गया है, एक तरफ है विभाग का नाम, दूसरी तरफ है उनके कार्यों के उदाहरण। तो यहाँ है स्कूल शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग। तो यह विभाग कौन से कार्य करते हैं उनका एक एग्जाम्पल यहाँ टेक्स्ट बुक में दिया गया है और आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि उपरोक्त शासकीय विभाग क्या काम करते हैं और उन्हें तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में भरिए। यानी कि यह तालिका में आपके टीचर की सहायता से यहाँ उत्तर लिखने हैं। तो आपको क्या उत्तर लिखने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर लिखना चाहिए, विभाग का नाम है एक तरफ, तालिका में दूसरी तरफ है विभाग के द्वारा किए गए कार्य के उदाहरण। तो स्कूल शिक्षा विभाग कौन सा कार्य करता है? प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा पर निगरानी रखना, यह स्कूल शिक्षा विभाग का कार्य है। लोक निर्माण विभाग का कार्य क्या है? लोक निर्माण विभाग आवास का निर्माण करना, सड़क का निर्माण करने का कार्य यह लोक निर्माण विभाग करता है। तो कृषि विभाग का कार्य क्या है? कृषि से संबंधित सभी उत्पादों से संबंधित काम करना। एक बार फिर से यह उत्तर पढ़ लेते हैं। यह तालिका में एक तरफ विभाग है और दूसरी तरफ विभाग के कार्यों के एग्जाम्पल आपको लिखना है। तो आपको क्या आंसर लिखना चाहिए कि स्कूल शिक्षा विभाग, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा पर निगरानी रखना, यह स्कूल शिक्षा विभाग का कार्य। लोक निर्माण विभाग का कार्य क्या है? लोक निर्माण विभाग आवास का निर्माण करना, सड़क का निर्माण करने का कार्य करता है। कृषि विभाग कृषि से संबंधित सभी उत्पादों से संबंधित काम करता है। आगे दोस्तों वॉलपेपर की परियोजना, यह टाइटल से यह अध्याय में एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। शिक्षिका ने अपने छात्रों की मदद से डेंगू विषय पर एक प्रोजेक्ट वर्क किया है और आपको भी यह एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए अपने टीचर की सहायता से किसी सरकार की एक योजना या तो वर्तमान समस्या को लेकर प्रोजेक्ट वर्क करना चाहिए। देखो, वॉलपेपर एक मजेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है, चाहे सरकार की कोई योजना भी हो सकती है और वर्तमान समस्या भी हो सकती है। यहाँ जो तस्वीरें दी गई है वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है। इमेज में जो वॉलपेपर बनाया गया है वो आप देख सकते हैं। विषय रखा गया है डेंगू। शिक्षिका चुने गए विषय का पूरी कक्षा को परिचय देती है और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ समूहों में बांट देती है। किसी भी प्रोजेक्ट वर्क करना है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहले तो जो विषय पर प्रोजेक्ट वर्क करना है उनके बारे में छात्रों को बताना चाहिए। बाद में छात्रों को विभिन्न समूहों में बांट देना चाहिए। समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखा जाएगा। इसके बाद बच्चे अपने आप या दो दो की जोड़ी में इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए वे कविताओं, कहानियों,
साक्षात्कारों, विवरणों आदि की रचना कर सकते हैं। यानी कि जो भी विषय चुना गया है, यह विषय से संबंधित छात्र कविताओं को लिख सकते हैं, कहानियां बना सकते हैं, साक्षात्कारों या विवरणों को लिख सकते हैं। और जो भी सामग्री चुनी गई, बनाई गई या लिखी गई, उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं। वे एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं। वे मिलकर यह तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या जाएगा और फिर उसका लेआउट बनाते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कि छात्रों ने वॉलपेपर का एक लेआउट तैयार किया है और लेआउट कुछ इस तरह फूल के आकार का भी हो सकता है। तो इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाए और सभी समूहों को अपना काम बताने के लिए बराबर का समय भी मिले। यानी कि सभी छात्रों को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने जो भी वर्क किया है वो छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए दोस्तों बराबर का समय भी मिलना चाहिए। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर ले तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है। अपने आप वे और क्या क्या कर सकते थे, क्या करने से उनका काम और ज्यादा व्यवस्थित हो जाता, लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या किया जा सकता था। यानी कि शिक्षक को यह संपूर्ण प्रोजेक्ट वर्क पूर्ण होने के बाद छात्रों से क्वेश्चन पूछने चाहिए कि अपने आप वे और क्या क्या कर सकते थे, क्या करने से उनका काम और ज्यादा व्यवस्थित हो जाता, लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या किया जा सकता था। सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में यह वॉलपेपर कक्षा 6B केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने यह दोस्तों एक वॉलपेपर बनाया है, जो इमेज में आप देख सकते हैं। अपने राज्य की सरकार के कार्य से जुड़े किसी अन्य मुद्दे पर ऐसा ही वॉलपेपर निकालने की एक परियोजना करो, जैसे ज्वर की महामारी, कोई शिक्षा कार्यक्रम, कानून और व्यवस्था का कोई विषय, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आदि विषय पर आपको अपने टीचर की सहायता से एक वॉलपेपर तैयार करना है। यानी कि आपको एक एक्टिविटी दी गई है। आगे दोस्तों शब्द संकलन में यह अध्याय में हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्द के अर्थ स्पष्ट किए हैं। उनकी बात करें तो निर्वाचन क्षेत्र क्या है, इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। एक बार फिर से पढ़ लो कि निर्वाचन क्षेत्र किसको कहा जाता है। इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। तो बहुमत किसको कहते हैं? इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो। इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। साधारण बहुमत यानी कि आधे से एक भी अधिक हो तो भी उसे साधारण बहुमत कहा जा सकता है। बहुमत का अर्थ हमें यहाँ दिखाया गया है कि इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो। इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। तो विरोध पक्ष किसको कहा जाता है? देखो, इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। यानी कि जो भी बहुमत में है उनकी सरकार बनती है और जो अल्पमत में होते हैं वो विरोध पक्ष कहलाता है। तो इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के लिए नए नए मुद्दे उठाने की होती है। प्रेस वार्ता क्या है? मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को बताए। तो दोस्तों प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है? क्योंकि मीडिया के माध्यम से सरकार द्वारा किए गए कार्यों जनसमूह तक पहुंचे। तो एक बार फिर से पढ़ो, प्रेस वार्ता
मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को बताएंगे। तो यहाँ दोस्तों हम तीसरा अध्याय और तीसरा पार्ट भी पूर्ण करते हैं। आगे वाले वीडियो में हम चौथे अध्याय की बात करेंगे। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।